हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फास्ट माइंड लॉ अकेडमी और मैं हूं डॉक्टर सरफराज। आज सुबह से लगातार फोन आ रहे हैं, अलग अलग स्टूडेंट्स अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस अराइज कर रहे हैं। कुछ लोग बहुत खुश भी हैं, कुछ लोग बहुत परेशान हैं। वो स्टूडेंट्स जो अभी एलएलबी अपियरिंग में हैं, जो एलएलबी जिनका होने वाला है, ये जो एलएलबी पास आउट कर गए लेकिन उन्होंने अभी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, तो उन लोगों में बहुत ज़्यादा ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि भाई अब तो हमारा करियर समाप्त हो गया, अब हम क्या करेंगे। एक बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। दूसरा, एक ये जो जजमेंट आया है, जो आज का जजमेंट है, उससे कई सारे कंफ्यूजन हो रहे हैं। कोई कह रहा है जी जो है वो एक्सपीरियंस कब से काउंट होगा, कोई कह रहा है जी कौन सा एक्सपीरियंस चलेगा, कोई कह रहा है जी जो है किस एग्जाम के लिए जो है हमें एक्सपीरियंस चाहिए होगा, कोई कह रहा है जी अगर कोई जो है लॉ क्लर्क हो तो फिर उसका क्या एक्सपीरियंस काउंट होगा, कब से एक्सपीरियंस होगा, क्या उन लोगों के लिए क्या होगा, वो क्या करेंगे जिनका एक्सपीरियंस नहीं है, जो लोग तैयारी कर रहे थे। देखिए बहुत सारी चीजें हैं वो लोगों के लिए जिनका एक्सपीरियंस है, जो एडवोकेसी के रूप में अपने आप को जो है एनरोल करा चुके थे, जो अपने आप में जो है एडवोकेट के रूप में एनरोल थे, जो एडवोकेसी कर रहे थे, उनके लिए तो एक जो है वो अवसर बना और उसके लिए 3 ईयर का एक्सपीरियंस है तो वो आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन वो लोग जो तैयारी कर रहे थे, नॉर्मली आज के टाइम में जो लोग अपने बच्चों को एलएलबी करा रहे हैं या 5 ईयर एलएलबी करा रहे हैं, तो वो इसलिए करा रहे हैं कि 5 ईयर जैसे ही पूरा होगा तो एक नया अवसर उनके लिए निकलेगा, और वो ये होगा कि हमारे बच्चे जो है हम ड्यूरिंग एलएलबी जो है अच्छे से तैयारी कराएंगे और उसके बाद जो है हमारा बच्चा जज बन जाएगा, सिविल जज के रूप में निकल के आएगा। अब यहां पर एक नया जो एक यहां पर पोर्शन आया, एक नई समस्या जो क्रिएट हुई, वो समस्या ये है कि भाई अब आप तुरंत जैसे आपकी एलएलबी होगी तो आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे, आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे जुडिशरी के लिए, सिविल जज के लिए। इसके लिए फिर कब फिल कर पाएंगे? तो यहां पर आपने जो है इस जजमेंट के माध्यम से आपको कहा गया कि उसके लिए 3 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। अब कुछ लोग जो दुखी हैं जी अब हम क्या करेंगे, तो दुखी होने की जरूरत नहीं है, उनके लिए भी सॉल्यूशन है। पहले आप ये देख लेते हैं कि जजमेंट से क्या क्या हुआ, किन एग्जाम्स में ये कंपलसरी है, किन स्टेट में ये कंपलसरी होगा। इस चीज को देखने के लिए पूरे तरीके से वीडियो के साथ बने रहिए और जो भी चीजें आएंगी एक एक चीजों को हम जो है क्लियर करेंगे, प्रॉपर तरीके से स्पष्ट करेंगे। देखिए यहां पर हम देख रहे हैं 3 ईयर एडवोकेट प्रैक्टिस फॉर जुडिशरी। सबसे पहली बात यह है कि कुछ लोग कहना है कि भाई ये तो स्टेट का एग्जाम होता है, जैसा कि जो है मध्य प्रदेश अपना एग्जाम अलग कराता है, उत्तर प्रदेश अपना एग्जाम अलग कराता है, उत्तराखंड अपना एग्जाम अलग कराता है, तो ये तो स्टेट का होता है, तो स्टेट अपना काम करता है, तो यहां तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो आपने कहा कि देखिए नहीं, यहां पर जो जजमेंट आया है उसमें मैंडेटरी कर दिया गया है, डायरेक्शंस दी गई हैं कि सभी स्टेट और हाई कोर्ट इसे फॉलो करेंगे। इसका मतलब साफ है कि अब जो जजमेंट होगा, ये जो प्रैक्टिस होगी, ये मैंडेटरी होगी सभी स्टेट्स के लिए, सभी हाई कोर्ट के लिए, इसे फॉलो करना बाध्यकारी कर दिया गया। ये बात अपने साफ कर दी। तो इसका मतलब साफ है कि ये मैंडेटरी है फॉर ऑल स्टेट गवर्नमेंट्स और हाई कोर्ट ऑल्सो। इसका मतलब साफ है कि नॉर्मली क्या होगा, सिविल जज का एग्जाम कई बार हम लोक सेवा आयोग के माध्यम से कराते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट करा रही है, कई बार हाई कोर्ट जो है एग्जाम कराता है तो हाई कोर्ट, दोनों के लिए मैंडेटरी है कि हर एक जो है जो हाई कोर्ट है, ये स्टेट है, वो इसे फॉलो करेंगे, इसकी डायरेक्शंस को फॉलो करेंगे। इसका मतलब अब अगर आपके लिए जो है सिविल जज बनना है तो आपको 3 ईयर का एडवोकेट का प्रैक्टिस आपको चाहिए होगी, ये बात अपने साफ कर दी। अब इसके लिए 2 चीजें हैं, वो किस प्रकार से जो है हमें देखना है, यहां पर हमें देखना पड़ेगा। देखिए एक 2 चीजों को 20 मई 2025 को आप नोट कर लेंगे। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है और जजमेंट का नाम है ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, ये जजमेंट का नाम है। और ये जजमेंट आया है 20 मई 2025, 20 मई 2025 में। और यहां पर आपने साफ कर दिया कि देखिए 2 चीजें हैं। कुछ ऐसे स्टेट हैं जैसा कि हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ का जो है नोटिफिकेशन पहले से जो है आउट हो चुका था, जो है राजस्थान का जो है नोटिफिकेशन आउट हो चुका था, गुजरात का नोटिफिकेशन आउट हो चुका था, जो है उत्तराखंड का भी नोटिफिकेशन आ चुका है, साथ ही साथ जो है वो जो हम देख रहे थे जम्मू कश्मीर के लिए नोटिफिकेशन आ चुका था। तो यहां पर जो नोटिफिकेशन आ चुके, एक तो बात यह है कि जो जिन स्टूडेंट्स ने जो है फॉर्म फिल कर रखे हैं, छत्तीसगढ़ का फॉर्म फिल कर रखा है या
या जो है जिसने जो है राजस्थान का फॉर्म फिल कर रखा है, तो उनमें एक जो है एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि जी हम क्या करेंगे, क्या ये स्टे हो रहा है, क्या ये उस पर एप्लीकेबल होगा। दूसरी बात जो है गुजरात का एग्जाम है, क्या उस पर एप्लीकेबल होगा। तो यहां पर जो है एक बात आप ध्यान रखें, आपको याद रखना है कि देखिए यहां पर जो है ये जो पोर्शन है वो आपने इस बात को साफ कर दिया कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं रखेगा, ये प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट रखेगा, भविष्यलक्षी जो है जजमेंट है। और आपने साफ कर दिया कि देखिए यहां पर जो प्रायर नोटिफिकेशन ऑफ 20 मई 2025 जो नोटिफिकेशन पहले आ चुके हैं, जैसा कि हम देख रहे हैं कि नंबर 1 हमने देखा था जो मोस्टली छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, गुजरात है और यूके है, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर है, मोस्टली जो यहाँ पर हैं हमारे इधर जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादातर जो है छत्तीसगढ़ और राजस्थान का पोर्शन यहाँ पर बना हुआ है। ये फॉर्म बच्चों ने भरे हुए हैं तो उनकी ज़्यादा जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो यहाँ पर जो है ये जो है प्रायर नोटिफिकेशन है ऑफ 2020 जो है 25। इसका मतलब साफ है इन पर जो है वो नो नीड ऑफ एनी प्रैक्टिस, नो नीड ऑफ एनी प्रैक्टिस। किसी जो है जो यहाँ पर जो है आपने साफ कर दिया, यहाँ पर एडवोकेट के रूप में प्रैक्टिस की कोई जरूरत यहाँ पर नहीं है, कोई एक्सपीरियंस हमें नहीं चाहिए। इसका मतलब साफ है कि यहाँ पर जो है वो लोग जिन लोगों ने ये फॉर्म फिल किए हुए हैं उन्हें कोई एक्सपीरियंस जो है वो लेटर लगाने की जरूरत नहीं है। वो अपना एग्जाम देंगे, अपनी छत्तीसगढ़ की तैयारी करिए, अपने राजस्थान की तैयारी करिए, जिसने गुजरात का फॉर्म फिल किया है उसकी तैयारी करिए। उत्तराखंड का बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ये पहले आउट हो गया, क्योंकि इसकी डेट पहले आ चुकी है, तो इसका मतलब साफ है कि नोटिफिकेशन आ चुका है तो अब इस पे भी एप्लीकेबल नहीं होगा। तो उत्तराखंड पे भी जो है आप उसका फॉर्म फिल करिए बढ़िया से और जो है उससे का भी एग्जाम अच्छे से दें। तो जो लोग जिनका अभी एडवोकेट के रूप में जो एनरोल नहीं हुए हैं, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, उनके लिए ये बेहतर जो है अपॉर्चुनिटी है, बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। वो लोग अच्छे तरीके से अपना जो है राजस्थान को बढ़िया से फोकस करें। उन्होंने फॉर्म फिल किया होगा, मैंने जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सब से जो है कई बार खुद भी जो है रिक्वेस्ट की थी कि भाई सब लोग फॉर्म तो फिल करो। फॉर्म फिल करने से देखिए आप जो है कुछ थोड़ा लालच ना करें, उसके लिए जो है फॉर्म फिल करें। फॉर्म फिल करेंगे तो जो है आपके पास अपॉर्चुनिटी रहेगी, आप तैयारी करेंगे। नहीं भी मन होगा, कोई और एग्जाम आ गया तो आप जो है छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर फॉर्म ही फिल नहीं किया है तो फिर तो बेकार हो जाएगा सब। तो इसका मतलब साफ है कि यहां पर जिन लोगों ने फॉर्म उस समय भर दिया था, जो छत्तीसगढ़ का फॉर्म भर चुके हैं, जो राजस्थान का फॉर्म भर चुके हैं, जो गुजरात का फॉर्म भर चुके हैं, ये जो उत्तराखंड का फॉर्म फिल करने वाले हैं, उन्हें इस प्रैक्टिस की कोई जरूरत नहीं होगी। यहां पर जो है आपको किसी जो है आपने साफ कर दिया, किसी जो है वो एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका मतलब साफ है कि इन सभी एग्जाम को आप दे सकते हैं। यहां पर जो है किसी जो है वो एडवोकेट के रूप में आपको अनुभव की जरूरत नहीं है, ये बात आपने साफ कर दी। दूसरा एक पोर्शन है आफ्टर द 20 मई 2025 any notification, any state judiciary notification, it is mandatory. Mandatory that to complete the 3-year experience of advocacy इसका मतलब साफ है कि अगर 20 मई 2025 के बाद
एनी स्टेट जुडिशरी नोटिफिकेशन आउट होता है, कोई जो है वो आता है, कोई भी जो है वो जो है कोई विज्ञापन जो है जारी होता है, जैसा कि उत्तर प्रदेश की वैकेंसी आने वाली हैं, मध्य प्रदेश की भी वैकेंसी आने वाली हैं, बिहार की वैकेंसी आने वाली हैं, तो ये जो वैकेंसी अब आएंगी उन पर क्या होगा, इट इज मैंडेटरी, ये बाध्यकारी हो गया, उन पर जरूरी हो गया टू कंप्लीट द 3 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ एडवोकेसी। उन्हें जो है 3 साल का अनुभव होना जरूरी होगा, उन्हें 3 साल का जो है वो अनुभव होना चाहिए, ये बात आपने साफ कर दी। तो कुल मिला के एक तो सबसे पहला कंफ्यूजन तो ये था कि देखिए, अगर हमने जो है छत्तीसगढ़ का फॉर्म फिल कर रखा जी, हमने राजस्थान का फॉर्म फिल कर रखा, क्या अब हमें जो है इसमें अनुभव की जरूरत पड़ेगी क्या? तो आपको किसी अनुभव की जरूरत नहीं है, आपने फॉर्म फिल कर रखा है, आप अपने एग्जाम को तैयार करो बढ़िया से और एग्जाम दो। और जो लोग अभी जो है एग्जाम देना चाहते हैं उत्तर प्रदेश का, बिहार का, या जो है तो वो एग्जाम तभी दे पाएंगे जब आपके पास जो है एक्सपीरियंस हो, 3 वर्ष का जो है एडवोकेसी का अनुभव आपके पास होना चाहिए, तब जो है आप ये एग्जाम दे पाएंगे। कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा जजमेंट दिया गया है, उस जजमेंट का जो नाम है, जो केस का नाम है, ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है, और इसमें डायरेक्शन दी गई है सभी स्टेट्स को और सभी हाई कोर्ट को कि इसे फॉलो किया जाए। तो इसका मतलब साफ है कि ये मैंडेटरी है कि सभी स्टेट फॉलो करेंगे, स्टेट जो है वो अपनी तरफ से जो है नहीं चलेंगे, यहां पर उन्हें फॉलो करना होगा। लेकिन साथ ही साथ ये भी एक्सप्रेसली जो है डायरेक्शन दे दिया गया कि जो पहले के नोटिफिकेशन आउट हो चुके हैं, इसका मतलब ये वाले जो नोटिफिकेशन पहले से आउट हो चुके हैं वहां पर ये एप्लीकेबल नहीं होगा, वहां पर किसी एक्सपीरियंस की आपको जरूरत नहीं होगी। और इस डेट के बाद जो जजमेंट आ जाए, इसके बाद अगर कोई नोटिफिकेशन आता है तो उस नोटिफिकेशन के आने के बाद उस पर जो है ये नियम एप्लीकेबल होगा। इसका मतलब वहां पर जो है आप ये एलिजिबिलिटी रखेंगे कि आप एलएलबी के साथ साथ एलएलबी भी पास आउट होने चाहिए और साथ ही साथ आपको 3 वर्ष का विधि व्यवसाय का अनुभव होना चाहिए, आपको एडवोकेसी का अनुभव होना चाहिए। अब आगे थोड़ा सा देखते हैं कि अब समस्या ये है कि ये जो प्रैक्टिस है ये कब से काउंट होगी, जो एडवोकेट की प्रैक्टिस हम रख रहे हैं वो कब से काउंट होगी, उसमें क्या अगर हम एपीओ के रूप में काम कर रहे हैं क्या वो इसमें जो है काउंट होगा या नहीं होगा, या हम जो है लॉ क्लर्क के रूप में काम कर रहे हैं क्या वो इसमें काउंट होगा या नहीं होगा, एज ए एडवोकेट हैं, अभी मेरा एआईबी का एग्जाम नहीं जो है क्लियर हुआ है, क्या वो काउंट होगा या नहीं होगा, और साथ ही साथ जो है प्रैक्टिस के लिए कौन सर्टिफिकेट देगा, किससे हम सर्टिफिकेट बनवाएंगे, ये सारे कई सारे क्वेश्चन जो है वो अराइज हो रहे हैं। तो वो सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो यहां से इस वीडियो से नॉर्मली मैं आपको क्लियर कर दूंगा, जो है जिससे आपका किसी प्रकार कोई कंफ्यूजन ना रहे और आप प्रॉपर तरीके से तैयारी में लग जाएं। एक बात प्रॉपर तरीके से ध्यान रखें कि देखिए, जब हम इस फील्ड में आते हैं, जुडिशरी की तैयारी करते हैं, सिविल जज बनना ये एक बहुत सम्मानित पद है और इसके लिए सालों साल लगते हैं। कई लोग जो है 1 साल 2 साल 3 साल में तैयारी होती है। सिलेबस भी एक बड़ा सिलेबस है, ऐसा नहीं है कि बहुत छोटा सिलेबस है। तो ऐसा निराश होने की जरूरत नहीं है कि जी एकदम हमारा तो जो है सब समाप्त हो गया। अगर आप प्रॉपर तरीके से, अगर आप अभी आपने एलएलबी की है तो एलएलबी करने के बाद आप अपने आप को एनरोल कराइए। जैसे ही आप एनरोल कराएंगे उसके बाद जो है वो आप तैयारी शुरू करिए, एक एक बैच करते रहिए, साथ ही साथ जो है वो 2 घंटे 3 घंटे पढ़ाई करिए, थोड़ा समय जो है आप कोर्ट में देंगे तो धीरे धीरे जो है वो तैयारी भी आपकी हो जाएगी। 2-3 साल में आपका कोर्स भी पूरा हो जाएगा, कोर्ट में आपका प्रैक्टिस भी पूरी हो जाएगी और आप अच्छे से एग्जाम भी दे पाएंगे। आपको कोई ऐसा जो है वो, और ये सब के लिए है, आपको जब जो एक्सपीरियंस है वो आपको होगा, जो नए स्टूडेंट आएंगे उनके लिए भी यही नियम लागू होगा। तो यहां से जो है वो आपको जरूर जो है दुख हो रहा है कि भाई ऐसा हो रहा है जी, हम तो बहुत ज्यादा निराश होने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि बिल्कुल तैयारी को छोड़ के बैठ जाएं कि जी अब तो मैं 3 साल हो गए जी, 3 साल के बाद ही अब तो मैं तैयारी का क्या करूंगा, अब तो मैं छोड़ गए। देखिए फिर बिल्कुल बेकार हो जाएगा। तैयारी में बने रहना पड़ेगा। एग्जाम को क्रैक करने के लिए, जुडिशरी के एग्जाम के लिए आपको धैर्य का रखना जरूरी है और लगातार कंटिन्यूटी में बने रहना जरूरी है। उसके लिए आप भले ही चाहे जो है वो, अगर आप 10 घंटे 5 घंटे 6 घंटे पढ़ते थे तो आप 2 घंटे पढ़ते रहेंगे, कंटिन्यू जो है पढ़ेंगे तो आप जो है टच में बने रहेंगे, प्रॉपर तरीके से जो चीजें चलती रहेंगी। तो यहां पर आप निराश ना हो कि भाई जो है हम क्या करेंगे। जिन लोगों का एक्सपीरियंस पूरा हो रखा है उनके लिए एक बड़ा अवसर है, क्योंकि बहुत सारा जो अच्छे जो कंपीटिटर हैं वो आपके सामने से हट गए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं आज के समय में कि वो ड्यूरिंग एलएलबी बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं और ड्यूरिंग एलएलबी के बाद जो है तुरंत प्रभाव से वो एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं। लेकिन जैसे ये जो है नियम लागू हुआ, जैसे ही जो है ये जजमेंट आया, आज के बाद से जो है वो लोग जिन्होंने ये
फॉर्म फिल कर दिए थे कहने से, कि कई लोगों को मैंने कहा, स्पेशली कहा, अपने ग्रुप में कहा, अपने चैनल पे कहा, बार बार मैं कहता रहा कि भाई फॉर्म फिल कर दीजिए, हम इसके लिए स्पेशल बैच भी चलाएंगे, अपनी सारी चीजें चलाएंगे, मत बैच को ज्वाइन करना। कोई ऐसी बात नहीं है कि आप बैच को ज्वाइन करें ना करें, कोई बात नहीं है, मत करिए, लेकिन फॉर्म फिल कर दीजिए। फॉर्म फिल करने के बाद आप एग्जाम का मन है तो आप दे सकते हैं, आपकी तैयारी हुई। कोई कह रहा जी मैं तैयारी नहीं कर पाऊंगा, बहुत ज्यादा सिलेबस है, अरे नहीं कर पाओगे तो छोड़ देना, कोई ऐसी बात नहीं है कि आप जो है छोड़ नहीं सकते, छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर फॉर्म फिल किया होगा तो आप जा सकते हैं, छोड़ सकते हैं। अगर फॉर्म फिल किया ही नहीं है तो फिर आपका वो अवसर समाप्त हुआ। आज ये अवसर आपके काम आ गया। अगर आपने छत्तीसगढ़ का, राजस्थान का, उत्तराखंड का, तो अभी आपके पास अवसर है इसका, तो फॉर्म सभी लोग फिल कर लें। जैसे ही जो है आप फॉर्म जो है फिल होंगे तो आप फॉर्म फिल करिए, इसमें ये नियम लागू नहीं होगा, तो इसलिए जो है उसमें आपको 3 वर्ष के एक्सपीरियंस की कोई जरूरत नहीं होगी। हाँ, लेकिन अब इसके बाद जो जितने भी नोटिफिकेशन आएंगे उन सब में जो है आपको 3 वर्ष के एक्सपीरियंस की जरूरत होगी, और वो 3 वर्ष का एक्सपीरियंस आपको जो है लगाना पड़ेगा, तभी आप फॉर्म फिल कर पाएंगे, तभी आपको एलिजिबिलिटी मिलेगी। तो अभी 2 चीजें हम क्लियर कर चुके हैं। 2 चीजें क्लियर हुई कि देखिए ये जो आपका एक्सपीरियंस का जो नियम लागू हुआ है वो कब से लागू हुआ, तो 20 मई 2025 से हुआ। और किन मामलों में एप्लीकेबल होगा, तो उन मामलों में एप्लीकेबल होगा जो नोटिफिकेशन 20 मई के बाद आएंगे। इसका मतलब साफ है कि ये प्रोस्पेक्टिव है, भविष्यलक्षी है, रेट्रोस्पेक्टिव काम नहीं करेगा। इसका मतलब जो नोटिफिकेशन पहले से आ चुके हैं उन पर जजमेंट एप्लीकेबल नहीं होगा, जो नोटिफिकेशन बाद में आएंगे आज के बाद उन पर ये एप्लीकेबल होगा। तो इसका मतलब साफ है कि आप जो है जो फॉर्म पहले आप फिल कर चुके हैं या जो नोटिफिकेशन आपके पहले आ चुके हैं उन पे जो है ये एप्लीकेबल नहीं है, वो आप एग्जाम दीजिए, वहां पर आपको किसी एक्सपीरियंस की कोई जरूरत वहां पर नहीं होगी। और बाकी जो है वो आपको जो आप नए जो नोटिफिकेशन आएंगे उनमें आपको एक्सपीरियंस चाहिए होगा। अब साथ ही साथ जो है उसमें क्या चाहिए होगा, कब से एक्सपीरियंस काउंट होगा, उसमें जो है कुछ लोग कहना है कि क्या वकालतनामे की कॉपी लगेगी, दूसरा कह रहा है कि क्या जो है एडवोकेट जो है उसका जो एक तरह से जजमेंट ऑर्डर जो ऑर्डर सीट है क्या वो लगानी पड़ेगी, तीसरा कह रहा है कि वो कहां से लगेगा जी। ये कई सारे क्वेश्चंस जो है अराइज हो रहे हैं। तो 2 चीजें हम देख लें। एक बात जो है वो कहां से जो है वो एक्सपीरियंस जो है काउंट होगा, ये बात हम देखेंगे। एक्सपीरियंस जो आपका अनुभव है उसी काउंटिंग कहां से होगी, काउंटिंग कब से जो है वो हम देखेंगे। सबसे पहले जो है जब से आपने जो है वो प्रोविजनली एनरोल कराया है, एनरोल एज एन एडवोकेट, ये बात आपने साफ कर दी। इसका मतलब साफ है कि भाई हमने जो है एनरोल करा दिया, अभी हमें किस किस चीज की जरूरत नहीं है वो भी हम देखेंगे। यहां पर हम जो है इसके साथ इससे क्लियरिटी हो जाएगी। नंबर 1, नो नीड, नो नीड टू क्रैक। तो 2 चीजें हम देख रहे हैं। हमने देखा कि काउंटिंग कब से होगी, तो हमने कहा कि जैसे ही आप प्रोविजनली आपने एनरोल कराया एज एन एडवोकेट, इसका मतलब साफ है कि आपने अपना रजिस्ट्रेशन गया तब से जो है जैसे प्रोविजनली हुआ। आपका ये है कि जी उसके बाद एआईबी एग्जाम क्रैक हुआ नहीं हुआ, तो हमने पहले एक बात है कि नो नीड टू क्रैक द एआईबी एग्जाम। इसका मतलब साफ है कि ये एग्जाम अगर आपका नहीं क्रैक हुआ तो भी कोई जरूरत आपको नहीं है। नो नीड ऑफ ऑर्डर सीट। दूसरी बात जो है नो नीड ऑफ ऑर्डर सीट। कई जगह जब हम देखते हैं, जब एचजेएस का एग्जाम देते हैं तो कुछ स्टेट्स जो है उसमें कहते हैं ऑर्डर सीट में आपका नाम होना चाहिए, एज एन एडवोकेट आपने काम किया है, आपके पास इतने और जजमेंट की कॉपी होनी चाहिए। तो ये कोई आपको यहाँ पे जरूरत नहीं है। दूसरी बात जो है नो नीड ऑफ वकालतनामा, नो नीड ऑफ वकालतनामा।
वकालतनामे की भी जो है यहाँ पर जरूरत नहीं है। इसका मतलब साफ है, वकालतनामा की जो है वो हम देखते हैं कि जब हम एचएस का एग्जाम देते हैं तो वहां पर आपको जो है सर्टिफाइड कॉपी लगानी होती है। जैसे उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जो 30 जो है वकालतनामे की सर्टिफाइड कॉपी निकाली गई थी, वो लगाई है सबने। तो यहाँ पर जो है आपको इसकी भी कोई जरूरत नहीं है, नो नीड ऑफ जो है एनी वकालतनामा। ये बात आपने साफ कर दी, ये वाला पोर्शन आपने साफ कर दिया। तीसरा जो पोर्शन है वो आपने साफ कर दिया। दूसरा जो आप कह रहे हैं कि देखिए जो काउंट होगा वो प्रोविजनल जो है उससे होगा, है ना। इसका मतलब साफ है कि experience will be count from the enroll date, from the enroll date। enroll date, ये बात आपको याद रखनी। इसका मतलब एज एन एडवोकेट जैसे आपने जो है अपने आप को एनरोल कराया है, जिसे आप जो है प्रोविजनल जो है कह सकते हैं, ये वाला पूरा पोर्शन आपने साफ कर दिया, वहां से जो है आपका जो है ये काउंटिंग होगी। तो कुल मिला के एक जो यहाँ पर जो है पोर्शन बना हुआ था कि जी प्रैक्टिस जो है वो कब से होगी, अनुभव कब से, जो हम देख रहे हैं कि 3 ईयर का जो है प्रैक्टिस आपको चाहिए, इसे कब से काउंट करेंगे। तो फ्रॉम द प्रोविजनल एनरोल एज एन एडवोकेट, या जो है आपने साफ कर दिया फिर जो है एक्सपीरियंस विल बी काउंट फ्रॉम द एनरोल डेट, आप ये कह सकते हैं। लेकिन नो नीड टू क्रैक द एआईबी एग्जाम। अगर आपका एआईबी एग्जाम क्रैक नहीं हुआ है तो कोई जरूरत नहीं है, तो भी जो है कोई समस्या नहीं है, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। नो नीड ऑफ ऑर्डर सीट, कोई ऑर्डर सीट लगाने की आपको कोई जरूरत नहीं है। नो नीड ऑफ वकालतनामा कॉपी, कोई जो है वकालतनामे की कॉपी लगाने की आपको कोई जरूरत नहीं है ना। और साथ ही साथ आपने साफ कर दिया, इसका मतलब बस इतना है कि आपने अपने आप को एनरोल करा लिया हो, एज एन एडवोकेट आपने एनरोल करा लिया हो। ये प्रोविजनली जो है एनरोल आपका हुआ है, अभी आपका एग्जाम जो है आईबी का क्रैक नहीं हुआ है, अभी बाकी चीजें नहीं हुई हैं, तो भी आपका एक्सपीरियंस यहां से काउंट होगा। अगर किसी ने करा रखा है, किसी का एआईबी एग्जाम भी क्रैक है, कोई प्रैक्टिस भी करता है तो बहुत अच्छा है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जी, हमने जो है एनरोल करा रखा है लेकिन अभी एआईबी एग्जाम हमारा नहीं हुआ है, एआईबी एग्जाम जो है क्रैक नहीं हुआ या हुआ ही नहीं है, तो उन्हें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। साथ ही साथ कुछ लोगों का कहना है कि हम एज एन एडवोकेट काम तो कर रहे हैं लेकिन किसी सीनियर के साथ बैठते हैं, अभी तो हमने वकालतनामे पे मोहर भी नहीं लगाई है, या जो है हमने अभी जो है ऐसा नहीं किया है कि वो कोई ऑर्डर जो है जजमेंट में जो है वो ऑर्डर सीट में हमारा नाम आया हो, ऐसा भी नहीं हुआ है, तो उसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, ना इसकी जरूरत है ना इसकी जरूरत है, इन तीनों चीजों की जरूरत यहां पर नहीं है। केवल आपका जो है काउंटिंग जो होगी, जो एक्सपीरियंस आपका काउंट होगा, जो अनुभव काउंट होगा, वो प्रोविजनल जो है एनरोल से आपका जो है वो यहां पर जो है वो सेट जो है माना जाएगा, और जो है यही से आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो कुल मिला के बात ये हुई कि अगर आपने एलएलबी कर ली है और एलएलबी करने के बाद आपने अपने आप को एनरोल करा दिया, प्रोविजनली वो एनरोल आपने कराया, और उसके बाद भले ही चाहे फिर आपने जो है वो आपका एआईबी एग्जाम ना भी निकला हो, और भले ही चाहे आपने जो है ऑर्डर सीट में आपका नाम ना भी आया हो, भले ही वकालतनामे आपने जो है सर्टिफाइड कॉपी कोई जरूरत नहीं है, तो ऐसी दशा में भी अगर आपका टाइम जो है 3 वर्ष पूरे हो रहे हैं, कंप्लीट हो रहे हैं, तो आप इलिजिबल हो जाएंगे, और इलिजिबल होने के बाद जो है फिर आप जो है फॉर्म फिल कर पाएंगे, आप जो है फॉर्म फिल करेंगे। अब बात यह है जी सर्टिफिकेट देगा कौन और कौन लेगा, ये कैसे होगा, ये जो है पोर्शन एक और है जो हमें अभी देखना है। इसे मैं और देख लेता हूं। जजमेंट का नाम मैंने हटाया नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स 2025। सभी स्टेट्स के लिए मैंडेटरी है, हर एक जो है वो राज्य के लिए, हर एक हाईकोर्ट के लिए मैंडेटरी है। डायरेक्शंस जारी की गई हैं कि सभी इसे फॉलो करेंगे। इसका मतलब साफ है कि अब आने वाले समय में अगर आप जज बनना चाहते हैं तो डायरेक्टली एलएलबी के बाद तुरंत प्रभाव से आप जज नहीं बनेंगे। अब जो है आज के बाद से जो है अगर कोई नोटिफिकेशन आता है और उसमें आप जो फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आपको 3 वर्ष का अनुभव होना जरूरी है। लेकिन यह अनुभव आपका तब से काउंट होगा जब से आपने जो है अपने आप को एनरोल कराया है, प्रोविजनली एनरोल कराया है एज एन एडवोकेट। भले चाहे आपका एआईबी एग्जाम क्रैक ना हो, आपका भले ऑर्डर सीट में नाम ना आया हो, भले आपने जो है वकालतनामे की कॉपी जो है आपकी ना निकली हो, तो भी आपका अगर 3 ईयर का एक्सपीरियंस आपका हो रहा है, 3 वर्ष अगर पूरे हो जाते हैं तो फिर आप फॉर्म फिल कर सकेंगे और साथ ही साथ एग्जाम आप दे सकेंगे, एग्जाम को क्रैक कर सकेंगे। तो ये पोर्शन हम देख रहे हैं। अब बात ये एक और बची कि ये अनुभव कब से काउंट होगा, है ना। काउंट तो हो गया, काउंट तो हमने देख लिया कि भाई एनरोल से होगा। अब बात ये है कि इसका सर्टिफिकेट देगा कौन, जो है क्या सर्टिफिकेट जो है कौन इशू करेगा। भाई ऐसे मामलों में यहां पर हम देखते हैं
कि जब एचजेएस का एग्जाम होता है, एचजेएस का फॉर्म फिल होता है, तो वहां पर जो प्रिंसिपल जज होते हैं, जो एक तरह से उनके द्वारा जो है एक सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। जो जिला जज साहब होते हैं वो एक जो है वो एक सर्टिफिकेट इशू करते हैं जिले के अंतर्गत, वो जो है एक सर्टिफिकेट देते हैं और वहां से जो है वो आप जो है उसे अपने फॉर्म में जो है लगाते हैं, संलग्न करते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ कौन सर्टिफिकेट देगा, ये दो चीजें हमें देखनी है। तो यहाँ पर जो है अब मैं इसे थोड़ा मिटा देता हूं, इशू करेगा। अब सर्टिफिकेट इशू कौन करेगा ये हमें देखना है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हमें चाहिए। अब ये कौन देगा, बात ये है। अब यहां पर दो चीजें जो है जजमेंट के अंतर्गत आपको स्पष्ट की गई हैं। नंबर एक, पहले जो पोर्शन है वो प्रिंसिपल जुडिशियल ऑफिसर है ना, बाई प्रिंसिपल जुडिशियल ऑफिसर कह सकते हैं या प्रिंसिपल जज कह सकते हैं। बाय प्रिंसिपल जज और या करके, ये तो इसका मतलब डायरेक्टली ये दे सकते हैं, जो जिले के अंतर्गत आपके पास जो प्रिंसिपल जज हैं, जो प्रधान एक तरह से न्यायालय काम कर रहे हैं, इसका मतलब जो आपके जिला जज साहब हैं वो यहाँ पर एक सर्टिफिकेट जो है आपको इशू करेंगे, वो देंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो एक चीज दूसरी भी हो सकती है। दूसरा ये हो सकता है कि सर्टिफिकेट इशू करेंगे, सर्टिफिकेट may be issued by an advocate whose tenure advocate practice complete in a district court or high court, and करके जोड़ दिया बीच में, and such certificate shall be endorsed कह दें, या जो है आपने साफ कर दिया काउंटर कह दें, बाय द प्रिंसिपल जज। दो अलग अलग क्लोज हैं, हल्का सा थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे तो दो चीजें हैं। या तो डायरेक्टली जो है जो प्रमाण पत्र है, जो एक्सपीरियंस का प्रमाण पत्र है जो आपको लगाना है, आपको इतनी तो बात पता चल गई कि भाई एक्सपीरियंस चाहिए, और एक्सपीरियंस जो हमारा काउंट होगा जब से हमने अपना आपको एनरोल कराया है एज एन एडवोकेट, जो प्रोविजनली जो है एक तरह से हमारा जो है पोर्शन था वो एडवोकेट के रूप में रजिस्ट्रेशन कराना, वहीं से जो है प्रारंभ हो जाएगा। और वो जो वहां से जो है काउंट होगा, 3 वर्ष वहां से जो है काउंट करके आप पूरा करेंगे अपना समय, और वो जो सर्टिफिकेट इशू करेगा ये तो सीधे जो है डायरेक्टली जो है प्रिंसिपल जुडिशियल ऑफिसर, जिसे आप प्रिंसिपल जज कहते हैं, जो नॉर्मली जो है जिला जज के रूप में जो है रहते हैं, वो करेंगे। या फिर जो है सर्टिफिकेट में बी इशूड बाय एन एडवोकेट, उस एडवोकेट के द्वारा हुज 10 ईयर एडवोकेट प्रैक्टिस कंप्लीट, जिसका 10 वर्ष का जो है एडवोकेट की जो प्रैक्टिस है जो वो पूरी हो चुकी है इन अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट, जिला न्यायालय में या हाई कोर्ट में, एंड सच सर्टिफिकेट शैल बी एंडोर्स और काउंटर्ड बाय द प्रिंसिपल जज। और फिर उस सर्टिफिकेट पर जो है जो काउंटर करना होगा, जो एंडोर्स करेंगे, जो प्रस्थांकन करेंगे, वो जो जिला जज हैं, जो प्रधान जो न्यायालय है उसके जो जज हैं, वो भी उसे करेंगे, उसे जो है उसे एंडोर्स करेंगे, तब जो है आपका ये सर्टिफिकेट कार्य करेगा। इसका मतलब साफ है, दो नियम अलग अलग हैं। या तो सीधे सीधे जो है प्रिंसिपल जज जो है वो इशू कर देंगे, या फिर जो है वो
एडवोकेट भी जिसे 10 साल का जो है अनुभव हो चुका है, 10 साल से प्रैक्टिस लगातार कर रहा है जिले में या हाई कोर्ट में, और जो है उसके पास कोई जूनियर है, वो भी एक सर्टिफिकेट ऐसा इशू कर सकता है। लेकिन उस सर्टिफिकेट पे साथ ही साथ या करके नहीं है, उसमें जो है एंडोर्स कराना पड़ेगा प्रिंसिपल जज से, फिर भी जो है उस पर मोहर साइन कराने पड़ेंगे, उसे सर्टिफाई कराना पड़ेगा, उसे जो है वो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि देखिए काउंटर कराना पड़ेगा प्रिंसिपल जज से। या तो आप ये नियम फॉलो कर लें, नॉर्मली आपके जो सीनियर हैं वो एडवोकेट जिसे 10 साल का एक्सपीरियंस है उसके आप जूनियर होने चाहिए, और वो एडवोकेट आपको एक सर्टिफिकेट इशू कर देंगे कि हाँ जी ये प्रैक्टिस कर रहा है, और जो है फिर उसी सर्टिफिकेट पे जो है वो एंडोर्स कर दिया जाएगा प्रिंसिपल जज के माध्यम से, तो आपका जो है ये सर्टिफिकेट कार्य करेगा। या फिर जो है वो अलग से जो है प्रॉपर तरीके से जो प्रिंसिपल जुडिशियल ऑफिसर हैं जिसे आप प्रिंसिपल जज कहते हैं, वो भी जो है इसे इशू कर सकते हैं। ये बात आपने साफ कर दी, ये वाला पोर्शन आपने साफ कर दिया। अब दूसरा जो पोर्शन है वो हम देख रहे हैं, नॉर्मली देखिए ये जो जजमेंट है जिसे आप कह रहे हैं ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन एंड अदर्स वर्सेस जो है यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, ये 63 पेज का जो है इसमें बहुत सारे इश्यूज हैं, जो इशू जो है वो रखे गए हैं। तो लेकिन जो दो मेन इशू हैं वो एक जो हमारे से कनेक्ट हो रहे हैं, जो इशू हैं नंबर 1 जो है वो आपने साफ कर दिया। क्या विधि व्यवसाय या अधिवक्ता के रूप में कार्य के अनुभव को प्रभावी किया जाए? एक तो इशू ये था, इसका मतलब पहले तो यही इशू है कि भाई क्या प्रैक्टिस को जो है वो लागू करें। दूसरा इशू ये कि कब से लागू किया जाए, है ना। दूसरा इशू ये था, नंबर 1 बात ये थी। दूसरा जो है ये है अनुभव जिसे आप एक्सपीरियंस कहते हैं, कब से प्रभावी हो, कब से प्रभावी हो। ये 2 इशू है। इसका मतलब साफ है कि मेनली इस जो है वो इश्यूज तो बहुत सारे हैं जो डिसाइड किए कोर्ट ने, लेकिन यहां पर जो एक मेन इशू है, क्या एडवोकेट के रूप में लॉ प्रैक्टिस का जो है वो आपने साफ कर दिया, इस पोर्शन को जो है इंपोज किया जाए, वहां पर लागू किया जाए, प्रभावी किया जाए कि भाई आपको विधि व्यवसाय का अनुभव होना चाहिए, आपको एडवोकेसी का अनुभव होना चाहिए। क्या ऐसा किया जाए या ना किया जाए? नॉर्मली जो जजमेंट में आप देखेंगे तो जजमेंट के अंतर्गत खुद भी सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि देखिए एलएलबी करने के बाद वो बहुत ज्यादा अवसर जो है वो बच्चों के पास नहीं होते हैं, और उन्हें जो है वो कई साल के बाद जो है वो अवसर प्राप्त होते हैं। सभी कोई ऐसा अनजान नहीं है कि आप जैसे एज ए जूनियर आप कोर्ट में जाते हैं तो वहां पर कई बार आपके पास इनकम नहीं होती है। कोई इस बात से भी अनजान नहीं है कि देखिए हम जो है जब एक एज में जो है जब हम एलएलबी करते हैं तो लगभग 22, 23, 24 जो है 22, 23, 24, 25 ईयर की एज हमारी लगभग हो जाती है। और साथ ही साथ जो है जब हम जो है अगर हम प्रैक्टिस में जाते हैं तो सीनियर्स का भी ऐसा नहीं है कि भाई सीनियर्स हमें बहुत एक पे कर दें, ये जो है बहुत एक इनकम हमारी होने लगे भाई हम प्रैक्टिस में जाएं। तो वहां पर जो है वो इस बात को सब लोग जानते हैं, जजेस भी जानते हैं, सीनियर एडवोकेट्स भी जानते हैं, सब बार के मेंबर्स जानते हैं, सब जानते हैं कि भाई क्या हालत है। जो नए लड़के हैं, जो नए एडवोकेट्स हैं, उनके लिए जो है क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो सब जो है वो देखा जा रहा है। और कोर्ट ने खुद भी जजमेंट में कहा है कि हाँ वो नए अवसर जो है उनके लिए बच्चों के लिए नहीं होते हैं, और सिंपैथी वो भी रखते हैं। लेकिन करें क्या, सभी जितने भी हाई कोर्ट्स हैं, इक्का दुक्का हाई कोर्ट आप छोड़ दीजिए, जो है जैसा कि जो है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने अपोज किया है, उन्होंने कहा कि नहीं किसी जो है वो प्रैक्टिस की कोई जरूरत नहीं है। अदरवाइज आप अगर देखेंगे तो सारे के सारे जो है वो यहाँ पर आप देखेंगे कि सारे के सारे हाई कोर्टों ने, सिक्किम और छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने तो अपोज किया। उन्होंने तो कहा कि देखिए नहीं जो है वो यहाँ पर एक्सपीरियंस की कोई जरूरत नहीं है, फ्रेश जैसे ही आप एलएलबी करेंगे तो एग्जाम देने का अवसर होना चाहिए। लेकिन इसके अलावा जो है बहुत सारे हाई कोर्ट ने अलग अलग तरीके से जो है वो अपोज किया है। आप देखेंगे कि देखिए जो गुजरात हाई कोर्ट है उन्होंने
कहा है कि देखिए 2 वर्ष का एक्सपीरियंस जो है लागू किया जाना चाहिए, जबकि जो है वो पटना हाई कोर्ट ने 3 वर्ष के लिए कहा है, कर्नाटका हाई कोर्ट ने 2 ईयर के लिए कहा है, केरला हाई कोर्ट ने 3 ईयर के लिए कहा है, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भी कहा है कि एक्सपीरियंस होना चाहिए। मध्य प्रदेश तो पहले भी लागू कर चुका था, उसे स्टे किया गया था। साथ ही साथ जो है वो मणिपुर ने भी कहा है कि 3 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए, उड़ीसा ने भी कहा एक्सपीरियंस। तो लगभग ऑल ऑफ द हाई कोर्ट्स ने जो है वो इस बात के लिए कहा है कि एक्सपीरियंस होना चाहिए, और उसका एक रीजन भी जो है ये दिया गया, ये बताया गया कि देखिए जो न्यू जजेस हैं, जो डायरेक्टली जो है एलएलबी के बाद जज बन जाते हैं, नॉर्मली एक तो उनका व्यवहार वो उस तरीके से जो है, जो एडवोकेट्स हैं, जो बार के मेंबर्स आते हैं, उन्हें उस तरीके से ट्रीट नहीं कर पाते हैं, उनका व्यवहार उस तरीके से नहीं रहता है, और जो है वो उसका इफेक्ट पड़ता है जजमेंट पे। तो वो सारी चीजें जो है वो वहां पर जो है दिखाई गई हैं। इसकी वजह से कहा गया कि जब वो प्रैक्टिस करेंगे तो उन्हें जो है वो प्रॉपर तरीके से पता रहेगा कि जो है कैसे क्या क्या होता है, और फिर वो प्रॉपर जजमेंट भी कर पाएंगे, उनमें कोई लेकुना नहीं होगा, उनका व्यवहार भी ठीक होगा। जो वो पहले एडवोकेट के रूप में रहे होंगे तो जजेस का जो है वो जजेस होते हुए भी वो एडवोकेट्स का जो है सम्मान भी करेंगे। वो बहुत सारे जो है रीजंस जो है वो इसके दिए गए, उसके जो है बेनिफिट के लिए कि जो है ये एक्सपीरियंस वाला पोर्शन जो है वो बेटर रहेगा। तो ऐसा देखने से लगता है कि सारे के सारे जितने हाई कोर्ट हैं उन सब का मानना यही है कि देखिए एक्सपीरियंस होना चाहिए। जब एक्सपीरियंस होगा तो उसके बाद जो है वो अच्छा जो है एक तरह से जो है क्वालिटी निकल के आएगी, और जो है वो प्रॉपर तरीके से जो क्रीम आएगी उसमें जो है वो फिर उनमें जजमेंट करने की क्षमता भी बेटर होगी, वो जो है वहां पर जो है प्रॉपर तरीके से जजमेंट करेंगे। लेकिन साथ ही साथ जो दूसरा पोर्शन है अगर आप उसे भी देखेंगे, बहुत सारे लोग जो बच्चे तैयारी करते हैं कई सालों से, लगभग जो है मैं 10 साल से तैयारी करा रहा हूं, वर्ष 2018 का रिजल्ट मेरा प्रीलिम्स का 100% था, 2022 का भी हमारा बेहतर रिजल्ट था, बहुत अच्छा रिजल्ट था। फिर से हम जो है उसी लैब पे काम कर रहे हैं, 30 स्टूडेंट का हम बैच बना रहे हैं ऑफलाइन में, और प्रॉपर वर्क कर रहे हैं कि 100% रिजल्ट आए। तो जो बच्चे हमारे पास हैं, जो हमने बैच बनाया हुआ है, जो हमारे लगभग बैच फुल है जो 30 स्टूडेंट्स का, उसमें हम देख रहे हैं कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो जिनकी एलएलबी अभी हुई है, ये जिनकी एलएलबी होने वाली है, और उनका बहुत माइंड जो है वो शार्प है, बहुत अच्छा जो है वो एक तरह से रिजल्ट दे रहे हैं, उस बच्चे से बेटर रिजल्ट दे रहे हैं वो जो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वो 2 साल हो गए 3 साल हो गए एलएलबी किए हुए। तो वो जो बच्चा जो करीम थी जिसने बहुत अच्छी तैयारी की हुई थी, वो कहीं ना कहीं अब उससे हटेगा, वो कहीं ना कहीं हटेगा, या तो वो बैच जो है कम करेगा, उसे प्रैक्टिस में करेगा। मन देखिए, मन में कई बार चीजें ऐसा है कि कई बार हम ये कहते रहे जी ऐसा करो ऐसा करो, लेकिन मन में तो देखिए ये चीज आएगी कि भाई अब जो है 3 साल का एक्सपीरियंस लग गया, बहुत अच्छी तैयारी थी, तो वो कहीं ना कहीं तैयारी जो है वो डाउन होगी। हालांकि जो है वो डाउन करना नहीं चाहिए, आप जो है वो बैच में बने रहिए, लगातार तैयारी करते रहिए, और जो है अपना प्रैक्टिस का भी पोर्शन जो है आगे बढ़ाइए, जिससे जो है प्रॉपर तरीके से तैयारी बनी रहे। आप फॉलो करिए सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, उसके डायरेक्शंस को फॉलो करिए, तैयारी भी करिए, प्रैक्टिस भी करिए, दोनों चीज करेंगे तो आपको नॉलेज भी मिलेगी और आपको प्रैक्टिस भी करना आएगा, और साथ ही साथ जो है आप अच्छे जज भी बनेंगे, इसे पोर्शन को फॉलो करेंगे। लेकिन साथ ही साथ जो नए लोग हैं, जो नए बच्चे हैं, उनके लिए जो सीनियर्स लोग जो बार में जो है काम करते हैं, उन्हें थोड़ा सा समझना चाहिए, उन्हें जो है कुछ ऐसा पोर्शन जो उन्हें कुछ पे का जो है पोर्शन बनाया जाए, उनके लिए कुछ वो पे करें, जो एक तरह से अपने जूनियर्स को अपने पास रखते हैं उन्हें थोड़ा पे करें, उन्हें मोटिवेट करें, उन्हें जो है कुछ वर्क दें उससे, जिससे जो है वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर सकें, और जो है उन्हें थोड़ा सा अच्छा लगे, कोर्ट में जाने से अच्छा लगे, वो प्रॉपर काम करें, और जो है जिससे जो है बच्चा फिर जो है कंटिन्यूटी में बना रहे। लेकिन सब लोग जो तैयारी कर रहे हैं वो ऐसा ना करें कि वो छोड़ के ना बैठें कि भाई जो है, जो अच्छे बच्चे हैं, देखिए पेशेंस रखना पड़ता है, कोई आदमी एक दिन में जज नहीं बनता। दिनों जो लोग कहते हैं जी मैं तो 6 महीने पढ़ा था मैं एकदम जज बन गया जी, वो अपना जो है वो कह रहे हैं, वो एक अलग बात है, उनका कहने का बनने के बाद आप क्या कह दें तो आपकी बात एक्सेप्ट की जाती है, ऐसा नहीं है। लेकिन आप जानते हैं कि जो फेल्योर है उसे बार बार साबित करना पड़ता है कि हाँ मैंने ऐसे किया था। तो नॉर्मल ये है कि आपको कई साल की तैयारी लगती है, कई साल आपको तैयार होना पड़ता है, तब आप एग्जाम क्रैक करते हैं, एकदम एग्जाम क्रैक नहीं होते। और ऐसा भी नहीं है कि कुछ लोग जो है अभी तैयारी शुरू की थी कि उन्हें मन में आ जाए अजी बस मैं तो बन ही जाता जज जो है अगली बार में, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग जो है वो तैयारी कर रहे हैं, प्रैक्टिस भी जो है वो कर रहे हैं, वो तैयारी भी कर रहे हैं, कई कई साल भी हो गए। तो ऐसा भी नहीं है कि एकदम आपके हाथ से छीन लिया। हाँ ये बात जरूर है कि एक अपॉर्चुनिटी थी आपके पास, अब वो 3 साल का डिले हो गया, वो डिले हो गया, लेकिन तब तक आप जो है छत्तीसगढ़ जो है, उत्तराखंड की वैकेंसी है, राजस्थान की वैकेंसी है, जिन पे ये नोटिफिकेशन जो है वो जिनके पहले आ चुके थे, जिन पे जजमेंट एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, उन्हें आप बढ़िया तरीके से जो है तैयारी करिए। जो है हम जो है उत्तराखंड का स्पेशल बैच बनाएंगे, उत्तराखंड के लिए आप बढ़िया से तैयारी करिए, क्योंकि उस पर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। तो बढ़िया तरीके से उसकी तैयारी करके उसका एग्जाम को निकालिए, और साथ ही साथ जो है वो एक सिंगल बैच एक ज्वाइन करिए, केवल 2
2-2 घंटे का जो है एक बैच ज्वाइन करिए, ज्यादा बैच ज्वाइन ना करें, बस 2 घंटे का एक बैच ज्वाइन करेंगे तो धीरे धीरे करके जो है आपके सब्जेक्ट समाप्त होते जाएंगे और आपको एक्सपीरियंस भी जो है नॉर्मली वो बढ़ता रहेगा। जो है अपने आप को एनरोल कराइए। तो यहां पर हमने देख लिया कि देखिए यहां पर जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपका जो है यहां पर ये जो है जारी किया जाएगा प्रिंसिपल जज के माध्यम से या फिर जो है उस एडवोकेट के माध्यम से, उस सीनियर के माध्यम से जो हाई कोर्ट या जो है जिला न्यायालय में जो है वर्क करता हो, कार्य करता हो और साथ ही साथ उसे 10 वर्ष का एक्सपीरियंस हो गया हो और जो है उस सर्टिफिकेट को जो उन अधिवक्ता महोदय ने जो है जारी किया है उसे जो है आपने साफ कर दिया, उसे काउंटर कराना पड़ेगा, उसे एंडोर्स कराना पड़ेगा, जो है प्रिंसिपल जज से भी जो है उसे कराना पड़ेगा। ये बात आपने साफ कर दी, ये वाला पोर्शन आपने जो है साफ कर दिया। तो यहां पर जो है इस खंड को हम देख रहे हैं, ये एक केस का नाम है ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स 2025। ये वाला पोर्शन जो है वो हमने देखा है। नॉर्मली ये कहा कि देखिए यहाँ पर जो है जो लो ग्रेजुएट हैं वो उन्हें जो है जो जज बने हैं, जो लो ग्रेजुएट के रूप में जज बने हैं वो अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे हैं, जो बार मेंबर्स हैं, जो एडवोकेट्स हैं वो जो प्रॉपर तरीके से, इसीलिए जो है ये यहाँ पर रखा गया है। अब इसका बेनिफिट क्या है, इसका लाभ क्या है, इसके नुकसान क्या है, ये बात हम देख रहे हैं। देखिए आपके पास पहले एलिजिबिलिटी थी कि आप एलएलबी किया तो एलएलबी के बाद आप पास आउट होने चाहिए, आप जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब आप एलएलबी पास आउट करने के बाद तुरंत प्रभाव से अपने आप को एनरोल कराइए और एनरोल से जो है आपका जो एक्सपीरियंस है वो काउंट होना शुरू हो जाएगा। भले ही एआईबी एग्जाम देने में डिले हो रहा हो, भले ही जो है वो कुछ भी हो रहा है, तो आपका जो है एक्सपीरियंस वहां से काउंट होना शुरू हो जाएगा। अपनी तैयारी रखिए, तैयारी करते करते जो है लगभग जो है वो 3 वर्ष का समय हो जाएगा। आप जो सर्टिफिकेट जैसे आपके 3 वर्ष कंप्लीट होंगे, नोटिफिकेशन आएगा तो आप उस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। फिर आप जो है वो फॉर्म फिल करेंगे, वो तब तक आपकी तैयारी भी बेहतर हो जाएगी और जो है आपको प्रैक्टिस का भी जो है बिल्कुल अनुमान हो जाएगा प्रॉपर तरीके से, क्या क्या जो है वो हर्डल्स हैं, क्या क्या समस्याएं हैं इस फील्ड में, जो है क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। एज ए जज जब कोई काम करता है और आप एडवोकेट होते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है, वो सारी चीजों का आपको जो है पता चल जाएगा। लेकिन जो है वो नुकसान एक ये हुआ कि कुछ बच्चे ऐसे हैं कि मान लीजिए किसी आदमी ने जो है वो अपना जो है एलएलबी जो की है वो 32 ईयर में, 33 ईयर में, 34 ईयर में किया है और अब जो है उसका जो समय है वो तो समाप्त हो रहा है, वो तो एज एन एडवोकेट काम नहीं कर सकता। या वो लोग जो अपने आप में कोई जॉब कर रहे थे, जब आप जॉब करते हैं तो नॉर्मली अभी तक ये था कि भाई एचजेएस में तो आप जो है वो किसी एक्सपीरियंस की जरूरत एचजेएस में तो थी तो आप कोई और जॉब नहीं कर सकते थे, कोई और जॉब करेंगे तो एज एन एडवोकेट आप नहीं कर सकते। तो यहां पर आपने साफ कर दिया कि वहां पर आप एचजेएस में नहीं जाते थे, लेकिन कुछ लोग पीसीएसजे की तैयारी करते थे। मान लीजिए कोई बच्चा जो है वो सब इंस्पेक्टर के रूप में काम कर रहा है, कोई कांस्टेबल के रूप में काम कर रहा है, कोई टीचर के रूप में काम कर रहा है, कोई और जो है प्राइवेट फील्ड में काम कर रहा है, लेकिन उसका मन है कि मैं जज की तैयारी करूं। वो एलएलबी कर रहा था और एलएलबी के बाद वो प्रॉपर तरीके से जो है जुडिशरी की तैयारी में लगा हुआ था, वो अच्छी मेहनत भी कर रहा था, वो जज बन सकता था। लेकिन जो है आपने कहा कि उसे एज एन एडवोकेट रोल होना चाहिए। अब एज एन एडवोकेट जब आप एनरोल होंगे तो इसके लिए भले वो प्रोविजनली आप एनरोल हो तो वहां पर एडवोकेट एक्ट में आप जो है अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते। आप जब कोई जॉब करते हैं, आप कोई गवर्नमेंट जॉब में हैं, आप जो है पुलिस में हैं या गवर्नमेंट टीचर हैं, तो फिर आप अपने आप को एनरोल नहीं करा पाएंगे। तो इसका मतलब वो स्टूडेंट बाहर हो गया, वो अब बाहर हो गया, वो पीसीएसजे का फिर एग्जाम नहीं दे पाएगा। दूसरी बात ये है कि मान लीजिए किसी की एज समाप्त होने वाली है, अब समाप्त होने वाली है, आपने तुरंत प्रभाव से कहा कि भाई जो है इतने जो है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपका जो है 3 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए, एनरोल से हम काउंट करेंगे। तो एनरोल से काउंट करेंगे तो अभी उसकी एज समाप्त होने वाली है। अब आज ये नियम आया तो जो है यहां से आप काउंट करेंगे तो उसकी एज समाप्त होने वाली है, 35 होने वाली है, तो वो बाहर हो जाएगा। एक बड़ी प्रॉब्लम जो है यहां पर ये हो रही है। हालांकि ये कहा जाता है कि देखिए कोई ना कोई तो बाहर हो गई होगा, जब भी आप नियम लाएंगे, कभी भी लाएंगे तो इफेक्ट तो उसका पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन ये 2 बड़े इफेक्ट हैं कि देखिए किसी आदमी की एज है, वो एज जो है अगर वो एनरोल जो है वो कराएगा, एनरोल के बाद जैसे उसके 3 साल जो है पूरे करेगा, अगर वो उसने एक एज जो है पूरी कर ली है तो फिर उसके बाद जो है मान लीजिए अगर वो यहाँ पर 33 का हो गया और जो है अब 3 साल पूरे करेगा तो 36 का हो जाएगा। जनरल में एज आपकी 35 होनी चाहिए, तो इसका मतलब साफ है कि फिर आप जो है वो इसमें एग्जाम नहीं दे पाएंगे। और एक बड़ी समस्या ये है कि एलएलबी करते करते हमारी एक एज हो जाती है, हमें एक इनकम का सोर्स चाहिए। यहां पर जो है वो हम चाहते हैं कि हम जल्दी से जल्दी तैयारी करके जज बने।
जो है माता पिता ये चाहते हैं कि हम इस फील्ड में लेके आएं और इस फील्ड में लेके आके जो है वो हम जो है बच्चे को प्रॉपर तरीके से जज बनाएंगे, जो है उसे जो है बहुत सारे अब हम देख रहे हैं कि नए लोग जो है वो सब लोग ज्यादातर लोग जो है अपनी लड़कियों को, बच्चियों को जो है, वाइफ को, लड़कों को जो है, क्योंकि जो है गर्ल्स के लिए जो है रिजर्वेशन है, उन्हें भी बहुत जो है 5 ईयर की एलएलबी जो है कराई जा रही है। बहुत सारे बच्चे जो है तैयारी में लगे हुए हैं, उनका यही एक जो है वो यहाँ पर यहाँ पर देखते हैं कि इंटेंशन होती है कि भाई जैसे जो है वो नोटिफिकेशन आएगा हम एग्जाम को क्रैक करेंगे, एलएलबी में वो एडमिशन लेते हैं, तैयारी शुरू करते हैं। जब तक एलएलबी पूरी होती है उनकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाती है और उसके बाद जो है वो प्रॉपर तरीके से एग्जाम क्रैक करते हैं। लेकिन यहां पर समस्या ये है कि अब एलएलबी के बाद आपको 3 साल का वेट करना पड़ेगा। जब 3 साल का वेट करेंगे तो इसका मतलब साफ है यहां पर केवल वही लोग जो अपने आप में धैर्यवान हैं, जो अपने आप को जो पेशेंस रखने वाले हैं और जो हार्ड वर्कर हैं, वो अब आगे बढ़ेंगे। और जो लोग ऐसे होंगे जो आए थे बस वो चले जाएंगे, लेकिन जो हार्ड वर्कर हैं वो पेशेंस बनाए रखेंगे और जो है वो आगे जो है एग्जाम को क्रैक करेंगे। निराश होने की कोई जरूरत नहीं है, जो है सबके लिए नियम एक जैसा है। आप पे लागू हुआ है तो आपसे पीछे वालों पे भी लागू होगा। अगर आपको 3 साल का एक्सपीरियंस पूरा करना है तो जो है आप जो नए लोग एलएलबी करके आएंगे उन्हें भी फिर 3 साल पूरा एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। तो आपके ऊपर कोई ऐसा दबाव नहीं है, आप जो है टेंशन ना लें, मेहनत करते रहें, पेशेंस बनाए रखें, जो है प्रैक्टिस को भी ज्वाइन करें और साथ ही साथ जो है तैयारी में बने रहें। और जो लोग ऐसे हैं जिनका टाइम पूरा हो रहा है, जिनका एनरोल हो गया, जिनके 3 वर्ष पूरे हो गए हैं, वो बढ़िया तरीके से मेहनत करिए, एग्जाम को क्रैक करिए। बहुत अच्छे कंपटीटर आपके सामने से हट गए हैं, क्योंकि एलएलबी के बाद ड्यूरिंग एलएलबी बहुत अच्छा बच्चा आ रहा है। जो है यहां पर जो है वो इस समय जो है इतने अवेयर हैं, माता पिता अवेयर हैं, बच्चे अवेयर हैं कि वो बहुत अच्छी तैयारी वो एलएलबी के दौरान से जो है कर रहे हैं। और उसके बाद से अगर वो हट गए रास्ते से तो 3 साल के बाद वाले बच्चे आपके पास बचे तो आप उस एग्जाम को बढ़िया से जो है वो दे सकते हैं। तो आप लोग जो है आप लोगों के लिए बेस्ट विशेस। और जो लोग जो है जिन्हें एक्सपीरियंस की वजह से बाहर होना पड़ रहा है उनके लिए जो है आप पेशेंस रखिए, हार्डवर्क करिए, मेहनत करिए और साथ ही साथ वो एग्जाम्स जो अभी आपके सामने हैं उन पर पूरा फोकस कर दीजिए। जैसा कि जो है छत्तीसगढ़ है, जैसा कि राजस्थान है, जैसा कि उत्तराखंड है, उसे बढ़िया तरीके से जो है पूरा करिए। तो यहां से जो है वो आप इन एग्जाम्स में जो है ये एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, क्योंकि ये नोटिफिकेशन जो है वो पहले आ चुके थे, जजमेंट बाद में आया है। जजमेंट का जो इफेक्ट है जो है रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है, ये प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू हो रहा है। तो इसका मतलब आज की डेट से बाद में लागू होगा, ये बात आपने साफ कर दी। दोबारा से बस 3 बातें जो है वो आपको बता रहा हूं। एक जजमेंट आज आया है, ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स 2025। आज दिनांक 20 मई है 2025 और आज से एक नई व्यवस्था जो है कायम हुई। और वो व्यवस्था ये है कि अगर आप सिविल जज का एग्जाम फिल करना चाहते हैं, सिविल जज का एग्जाम देना चाहते हैं, उसका फॉर्म फिल करना चाहते हैं, तो अब आपको एलिजिबिलिटी के लिए आपको एलएलबी के साथ साथ 3 ईयर का एडवोकेसी का जो है एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। और वो एडवोकेसी का जो एक्सपीरियंस है वो आपने साफ कर दिया कि वो वहां से काउंट होगा। ये 3 साल वहां से 3 ईयर वहां से काउंट होंगे जहां से अपने आप को आपने प्रोविजनली एनरोल कराया था। यहां पर आपको एआईबी एग्जाम क्रैक नहीं हुआ तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपका नाम ऑर्डर सीट में नहीं है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई जो है जजमेंट की जो है सर्टिफाइड कॉपी लगाने की कोई जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। और सर्टिफिकेट भी आपको आपका जो सीनियर एडवोकेट है अगर उसे 10 वर्ष का अनुभव है और वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता है तो वही इशू कर देगा। और साथ ही साथ जो है उस पे जो प्रिंसिपल जज साहब हैं वो उसे एंडोर्स कर देंगे, उसे प्रश्नांकन कर देंगे कि हाँ भाई ये वास्तव में कर रहा है नहीं कर रहा है, तो वो आपका काम कर जाएगा। ये अलग से प्रिंसिपल जज जो है वो अलग से भी जो है सर्टिफिकेट इशू कर सकते हैं, ये बात आप याद रखेंगे। लेकिन ये नियम उन्हीं वैकेंसी पे लागू होगा जो आज के बाद जो है वो आउट होंगी, नोटिफाइड होंगी। जो आज से पहले नोटिफाइड हो चुकी हैं उन पे ये नियम काम नहीं करेगा, क्योंकि ये प्रोस्पेक्टिव है, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है। तो इसका मतलब साफ है कि पहले की हमारी वैकेंसी गुजरात तो खैर हमारे इधर से जो है बच्चों ने ज्यादा नहीं भरा हुआ, बहुत सारे ने कहीं और भर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ से जो ज्यादा स्टूडेंट हैं वो छत्तीसगढ़ है या जो है राजस्थान है और उत्तराखंड पे जो है वो फोकस नॉर्मली है। तो यहाँ के जो एग्जाम है वो आपके पास हैं। लेकिन आने वाला जो समय है वो अब यूपी जुडिशरी का है, बिहार जुडिशरी का है, मध्य प्रदेश जुडिशरी का है, वो जो है दिल्ली भी आना है, हरियाणा आना है। तो उन सब में ये मैंडेटरी होगा। आप मन में कंफ्यूजन ये ना रखें कि मैंडेटरी नहीं है। जिन लोगों का एनरोल नहीं हुआ है वो अपने आप को एनरोल कराएं, अपने आप का अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और जो है तैयारी में बने रहें, प्रॉपर तरीके से तैयारी करते रहें। कोई समस्या हो
कोई दिक्कत हो, कोई चीज अभी इसमें पूछना हो, कोई क्वेश्चन आपका राइज हो रहा हो जिसे आप चाहते हो पूछना, तो आप उसे पूछ लीजिएगा। आप उसका जो है कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा, या जो है कोई नई वीडियो चाहिए होगी तो मैं उसे जो है बना के जो है आपको भेजूंगा। तो यहां पर आपको निराश नहीं होना है, ये आप इसे एक अवसर के रूप में लीजिए कि जो है हम इसमें और अच्छा बेहतर करेंगे। और हाँ, दो चीजें हो सकती है। एक चीज ये हो सकती है कि देखिए इस पे स्टे हो जाए, स्टे तो हो, हालांकि फुल बेंच का जजमेंट है, लेकिन ये आप ये नहीं कह सकते कि नहीं हो सकता स्टे तो हो सकता है। कुछ लोग कहना है कि सारे हाईकोर्ट का जो है, सब हाईकोर्ट ने कहा है कि भाई जो है वो जो है ऐसा एक्सपीरियंस लागू किया जाए, तो सारे के सारे हाईकोर्ट कह रहे हैं, तो कैसे? हाईकोर्ट तो तब भी स्टे नहीं कर पाते, करता तो सुप्रीम कोर्ट ही, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है तो जो है उससे हायर बेंच जो है वो कर सकती है, ऐसा तो नहीं कर सकती। अगर स्टे हो जाता है तो बेटर है, नहीं हो जाता है तो आप बढ़िया तरीके से अपने आप को एनरोल करा के मेहनत करिए, और प्रैक्टिस से आपको कोई नुकसान होने वाला नहीं है। वहां से आपको सीखने को ही मिलेगा, मेहनत करते रहिए वहां से, और साथ ही साथ जो अपनी तैयारी में बने रहिए। बैच ज्वाइन करिए। और हमारे यहाँ जो यूपी जुडिशरी है, जो उत्तराखंड जुडिशरी है, उन सब के लिए अलग से बैच चलाए जा रहे हैं। और ऑफलाइन क्लास में हम केवल 30 स्टूडेंट का बैच बना रहे हैं, जो बेटर स्टूडेंट होंगे। 30 ही स्टूडेंट पे हम काम करेंगे, उससे ज्यादा फिर कोई स्टूडेंट नहीं लेंगे। पहला बैच हमारा लगभग फुल हो रहा है, दूसरे बैच के लिए जो है वो स्टूडेंट्स जो है एनरोल करा रहे हैं अपने आप को। तो जो है जैसे ये बैच पूरा हो जाएगा तो इसमें जो सेकंड बैच है, इसमें केवल उन्हीं लोगों को रखा जाएगा जिन्हें 3 साल का एक्सपीरियंस है, उन्हें जो है ऐड करेंगे और प्रॉपर तरीके से उस पर वर्क करेंगे, जिससे जो यूपी की वैकेंसी है या बिहार की वैकेंसी है उसमें हमारा 100% रिजल्ट रह सके। लेकिन उससे पहले जो एग्जाम आपके छत्तीसगढ़ या जो है यहाँ पर राजस्थान या उत्तराखंड है, उसके लिए आप बढ़िया से तैयारी करिए, तैयारी में बने रहिए, निराश होने की जरूरत नहीं है। जो है हम आपके साथ बने हुए हैं, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या है, आप शेयर करिए, आप बताइए और जुड़े रहिए हमारे साथ। फास्ट माइंड लॉ एकेडमी परिवार आपके साथ जुड़ा हुआ है पूरे तरीके से। कोई भी समस्या है आप बताइए, मेहनत करिए और अपना जो है धैर्य बनाए रखिए, पेशेंस रखिए। ये एग्जाम सबसे बढ़िया सम्मानित पद है और सबसे जो है आसान एग्जाम है। मेहनत करेंगे तो एग्जाम क्रैक होगा और एक दिन आप जज के रूप में जो है वो निकल के आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।